हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट कूलम्स लॉ। व्हाट इज द कूलम्स लॉ? तो जैसे इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टडी किए थे। उसमें नंबर ऑफ टाइम्स एक वर्ड आ रहा था, व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नंबर ऑफ टाइम्स हम यूज कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ से हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट चार्जेज के बारे में, 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज में जो फोर्स लगते हैं, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं, मीन्स इंटरेक्शंस का मीन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकते हैं एंड फोर्स ऑफ रिपल्शंस भी हो सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलता था, उस फोर्स का फार्मूला क्या होगा और फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, तो वही फार्मूला डिराइव करते हैं हम लोग कूलम लॉ से। जो कूलम लॉ है, तो कूलम लॉ जो होता है क्या बताता है, तो कूलम लॉ 2 चार्जेज के बीच में जो फोर्स होते हैं, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं, उसी को एक्सप्लेन करता है। एक्चुअली कूलम्स लॉ इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ Coulomb's law is the electrical analog of Newton's universal law of gravitation। कहते हैं according to the Newton's universal law of gravitation, F is equal to G m1m2 upon r square। ये फार्मूला है। ये फार्मूला क्या बताता है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज ऑफ मासेज m1 एंड m2। सिमिलरली हम कूलम्स लॉ को डिराइव करने वाले हैं। जो कूलम्स लॉ डिराइव होकर आएगा वो इसी फार्मूले पर बेस्ड होगा। मीन्स कूलम्स लॉ इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होते हैं, ये हमारे पास जो है, इसी लॉ पे हम क्या करने वाले हैं, कूलम्स लॉ को स्पेसिफाई करने वाले हैं, डिफाइंड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस between 2 point stationary charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges। that is क्या मिलेंगे, F जो मिलेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 होते हैं एंड F जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 होते हैं। और इसी को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कह देते हैं, इसी को हम कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, दैट इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ठीक ना। एक्चुअली हमारे पास दोनों, हमारे पास जो चार्जेज हैं, बोथ चार्जेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेज। हमारे पास जो है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होंगे, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q1 एंड आल्सो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q2, दैट इज प्रोडक्ट जो होंगे यह मिलेंगे। सिमिलरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारे पास एक चार्ज है, हम इस पॉइंट को A कंसिडर कर लेते हैं, एक चार्ज यहाँ पर है, पॉइंट को B कंसिडर कर लेते हैं एंड AB जो है ये सेपरेटेड बाई डिस्टेंस R है। क्या है, R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। पॉइंट A पे चार्ज Q1 है एंड पॉइंट B पे चार्ज Q2 है। तो यहाँ पर जो चार्जेज हैं, यहाँ पर जो सेपरेशंस है, सेपरेशंस के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एंड आल्सो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मीन्स inversely proportional to the square of the distance between them, that is F is inversely proportional to R square। and this force always acts along the line joining the 2 charges। means हमने कंसिडर किया यहाँ पर हमारे पास चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेंगे, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस फोर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये क्या होगा, 2 चार्जेज, जैसे हमारे पास 2 बॉडीज हैं, 2 चार्जेज का सेंटर टू सेंटर, मीन्स एक सेंट्रल फोर्स है, A के सेंटर से B के सेंटर पे जो सीधी लाइन बनेगी, जो लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज होंगे, उस लाइन पर वर्क करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इस जो हमारे पास कंक्लूजन्स निकला है, जो स्टेटमेंट्स मिला है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम फार्मूला को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ऑन कंबाइन, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड, और हम कर सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। वेयर क्या है, K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो जैसा अभी हमने कहा था, क्या
कूलॉम्स लॉ इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमारे पास न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू G m1 m2 अपन r स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। दोनों में सिमिलरिटी नहीं दिख रही है, तो सिमिलरिटी जो होती है इसलिए कहा गया है कूलॉम्स लॉ इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशंस। ये हमने क्या किया, फार्मूला डिराइव किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला देखा, हमें क्या मिला, ये फार्मूला मिला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। एंड K क्या होते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड इसकी जो वैल्यू न्यूमेरिकल मिलती है वो मिलती है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमारे पास जो फार्मूला डिराइव हो गया था, ठीक ना, यहाँ पर एक कांस्टेंट है एंड आल्सो एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको यही मिलने वाले हैं, यहाँ पर जो कैलकुलेट किया जाएगा। तो K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 और पाई तो एक नंबर्स होते हैं, रेशनलाइजेशन होते हैं, एंड एप्सिलॉन नॉट इज अनदर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एंड इसकी जो वैल्यू होती है ये मिलती है, एंड वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू permittivity of free space। ये क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होते हैं। अब मन में आएगा व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जैसा हमने देखा क्या था, यहाँ पर द फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस, जो चार्जेस Q1 एंड Q2 थे, इसमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस हो रहे थे वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस किसके थ्रू होते हैं, तो यही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के थ्रू होते हैं। जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसी के थ्रू क्या होते हैं, टू चार्जेज में इंटरेक्शंस होते हैं। एंड इसकी वैल्यू को कैलकुलेट हम यहीं से चाहे तो कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, जरा यहाँ से देखें, इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको 1/4 पाई इंटू 9.0 इंटू 10⁹। हम यहीं से इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब जरा देखें यूनिट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमारा इंटरचेंज हो गई, इन्वर्टेड हो गया, तो ये मिल जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जरा अब इसके अकॉर्डिंग देखें, ये जो फार्मूला हमारे पास मिला इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ जरा देखें, देयरफॉर F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, K की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो यहाँ पर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कूलॉम्स लॉ। ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशंस हैं, फार्मूले हैं, किसके लिए, कूलॉम्स लॉ के लिए, जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे थे। और यहाँ पर जो वर्ड का यूज कर रहे थे, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस। इंट्रैक्शंस मीन्स अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। जैसा हम जानते हैं लाइक चार्जेज होंगे अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या होते हैं इसमें, लाइक चार्ज में रिपल्सन होते हैं एंड अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शंस होते हैं। इस फार्मूले से डिराइव किया जा सकता है, और यही फार्मूला क्या है, दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं यही हमारे पास है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास फार्मूला किसके लिए है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला मिलेगा ये वही फोर्स है। इसी को हम कोलंबियन फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट कुछ और इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, और क्या क्या इससे स्टडी किया जा सकता है, तो जरा आप देखें रिलेशंस। यहाँ पर हमने लिया है एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। बट व्हाट हैपेंड इफ एक्सपेरिमेंट कहाँ किया जाए, इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम में।
डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक्सपेरिमेंट किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इस वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो हम इसे इरेज करने वाले हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कूलॉम्स लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या कह सकते हैं फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी डायरेक्टली कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो फोर्स मिलेगा इसको हम एफ डैश डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज कर लेते हैं। ये मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यूज करेंगे, एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने देखा ये सेम फार्मूला यूज किया है, बट एप्सिलॉन नॉट का प्लेस पे हमने एप्सिलॉन यूज किया। रीजन क्या है, यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, वेयर एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ठीक। अब क्या करें, इन दोनों में कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक ना। यहाँ पर रिलेशंस क्या मिलेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1 वी गेट। अब रीजन क्या है, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या करना है, हमको एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर इन टर्म को इलिमिनेट करने हैं। तो इलिमिनेट करने के लिए सबसे सिंपल हमारे पास वे क्या है, इन्हें डिवाइड करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इस साइड डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हम इरेज करते हैं। तो ये मिल जाएगा क्या, इक्वेशन 2 को डिराइव करेंगे तो ये मिल जाएगा एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन ओवरऑल इस टर्म को लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा देखें, 1/4 पाई कैंसिल आउट, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर टर्म क्या हो जाएंगे, ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज हम क्या कर सकते हैं, एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4 में से ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन हमको मिल जाएगा। और ये हमारे पास जो मिलेगा, और हम यहाँ पर कर सकते हैं इसको एलिमिनेट कर ले, इस और कर दें, एफ अपॉन एफ डैश कर लें तो इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं के, एंड के जो है कंसिडर्ड है वेयर के इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर रहे थे। तो वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, इस रिलेशन से जरा देखेंगे। ठीक, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमको एक अनदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होते हैं किसी मीडियम के होते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो फार्मूला मिला, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन की वैल्यू को हम चाहें तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। क्या करें, इक्वेशन 2 में पुट करके चेक करें क्या वैल्यू मिलती है, ठीक ना। मीन्स यहाँ पर जो टर्म आया है इसे परमिटिविटी या फ्री स्पेस के टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स क्या मिल जाएंगे, तो ये मिल जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अभी तो ये इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 1 को हमने इरेज कर दिया है, फिर भी हम उसे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 यही था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को कंपेयर करने में हमें क्या मिल रहा है, k इज इक्वल टू 1। देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ भी वही टर्म है, बट यहाँ पर k की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो यहाँ पर जो रिलेशन हमको मिलेगा k इज इक्वल टू 1, मीन्स
इसको हमने स्टडी किया था कहाँ पर, वैक्यूम में। यहाँ पर इसको हमने वैक्यूम में या फ्री स्पेस में देखे थे। अरे डायलेक्ट्रिक मीडियम में मीन्स जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स मिलते हैं हमको, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू जो मिलती है फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस, के की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक इसी प्रकार फॉर मेटल्स के की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, याद रखना है। और नंबर ऑफ जो सब्सटेंसेज होते हैं, नंबर ऑफ सब्सटेंसेज जो होते हैं इनकी वैल्यू डिफरेंट्स होती हैं। ठीक जैसे हम यहाँ पर वाटर की कर लें, फॉर वाटर तो के की वैल्यू जो हो जाती है वो 80 हो जाती है। ठीक ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ सब्सटेंसेज हैं जिनके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक अब यहाँ जरा देखा जाए, यहाँ पर जो हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पर जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स मिला था तो हमने यही देखा था कि K इज इक्वल टू मिला था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट क्या होगी, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीन्स K इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज दिस इज ए रेशियो। ये क्या है, एक रेशियो है, इसलिए यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, इसलिए यहाँ पर ओनली नंबर्स होंगे, कोई भी यहाँ पर न्यू टर्म नहीं आएगा, कोई भी यूनिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक तो ये हमने देखा कूलॉम्स लॉ और इसके कुछ रिलेटेड टर्म्स थे। जैसे हमने देखा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म आया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आए। ठीक अब यहाँ पर जरा रिलेशंस देखें, यहाँ पर कुछ और रिलेशंस हम देखना चाहते हैं, वो रिलेशंस क्या मिल सकते हैं। तो रिलेशंस देखते हैं। अब जरा जैसे इक्वेशन 3 को ही देखें, इक्वेशन 3 देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हमको देने वाला है। क्या एफ डैश क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। जो टू चार्ज स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल होंगे उनके बीच में हमारे पास क्या लग रहा है, यहाँ पर हमारे पास Q2 था, यहाँ पर Q1 थे और चार्ज डिस्टेंस ये थे। तो स्टेशनरी चार्ज में जो फोर्स लग रहे थे, जो फोर्स वर्क कर रहा था, ये फोर्स के बीच में हमारे पास का जो डिस्टेंस थी उसमें रिलेशंस बता रहा है। बट जरा के को देखें, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस मिल रहा है K उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल रही थी, सॉरी जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल रहे थे, यहाँ पर फॉर्मूले से F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसके कंपेरिजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायलेक्ट्रिक मीडियम्स होंगे, ये फ्री स्पेस में जो होंगे और डायलेक्ट्रिक मीडियम में जो होंगे, K टाइम्स स्मॉलर होगा। कौन सा, डायलेक्ट्रिक मीडियम में। टू सेम चार्जेज हम यूज करेंगे और टू सेम चार्जेज के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा वह फ्री स्पेस में ग्रेटर होगा और डायलेक्ट्रिक मीडियम में लेस हो जाएगा। और हाउ मेनी टाइम्स लेस, K टाइम्स, क्योंकि दोनों में रिलेशन जो हैं 1 अपान के हैं। 1 अपान है मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसा कि हमने देखा कूलॉम्स लॉ से हमें ये रिलेशंस मिले, नंबर ऑफ रिलेशंस मिले। ठीक तो ये जो कूलॉम्स लॉ का हमने फार्मूला ड्राइव किया है फ्री स्पेस के लिए और ये हमारे पास डायलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, ये भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बियन फोर्स। आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कूलॉम्स लॉ मीन्स कूलॉम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म, Coulomb's law in vector form are coming up next. Thank you.